नमस्कार, उमाशंकर सिंह पॉइंट में आपका स्वागत है। भारत ने एआई समिट का आयोजन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपनी उभरती ताकत दिखाने के लिए किया। दुनिया भर के नेता और एआई के दिग्गज यहाँ जुटे। कई तरह की नुमाइश लगाई गई, बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत कुछ दांव पर भी नजर आया। भीड़ और उसे मैनेज करने में नाकामी, भारी अव्यवस्था, क्यूआर कोड तक न चलने जैसी तकनीकी गड़बड़ी और तो और गलगोटिया यूनिवर्सिटी का बड़ा फर्जीवाड़ा और फिर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। एआई समिट का ये मंच जो है वो विवादों का अखाड़ा बनकर रह गया। जब दिल्ली में ये सब कुछ चल रहा था, उसी समय यहाँ एक और मंच सजा था, यूके हाई कमीशन के बड़े से मैदान में। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक की अफरा तफरी के बीच किसी तरह मैं भी इस मंच के सामने पहुंच गया और फिर जो कुछ यहाँ अनुभव हुआ वो आपसे पॉइंट दर पॉइंट यहाँ साझा करने जा रहा हूँ। ये उसी ब्रिटेन का मंच था जिस ब्रिटेन का साम्राज्य कभी दुनिया भर में फैला था, जिसके राज में सूरज कभी नहीं डूबता था, जो गुलाम बनाने के लिए जाना जाता था और जिसकी गुलामी में करीब 200 सालों तक हमने भी अपनी ज़िंदगी जी। लेकिन ये सब पुरानी बात हो चुकी है। ब्रिटेन किस तरह बदल गया है ये हम सभी जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ इस मंच पर जिस यूनाइटेड किंगडम का दर्शन हुआ, उससे चाहे तो हम अपनी आँखें जो हैं वो खोल सकते हैं। शाम जमा हो चुकी थी। सैकड़ों की तादाद में जो हस्तियां हैं, राजनयिक हैं और तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। मंच पर 2 सोफे लगे थे। तभी भारत में यूके की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन ने मंच से ऐलान किया, कहा कि यूके के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेविड लैमी यूके के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत एआई को फोकस कर होगी। It is a huge privilege to welcome him back. But it's equally a privilege to welcome our former Prime Minister, the Right Honourable Rishi Sunak, who convened that very first Global AI Summit at Bletchley Park. It's quite exciting when you get to have sort of 2 rock stars on the stage at the same time. And I have to say, I think it was just perfect for this audience. एक पूर्व प्रधानमंत्री और एक मौजूदा उप प्रधानमंत्री के बीच मंच पर बात, वो भी एक विदेशी धरती पर। लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों मंच पर आए तो शायद एक दूसरे के कपड़े फाड़ देंगे। तो तू मैं होगी, तूने देश को डुबा दिया तो तूने देश को डुबा दिया जैसी बातें होंगी। एक दूसरे पर आंख लाल पीली करेंगे, क्योंकि 2 अलग अलग पार्टियों से आने वाले 2 नेता हैं जो मंच पर जुटने जा रहे थे। लेकिन हमारे भारत का अनुभव मेरे काम नहीं आया। दोनों ही हंसते मुस्कुराते मंच पर पधारे, बातचीत शुरू हुई। पर यह क्या, मौजूदा उप प्रधानमंत्री लैमी ने पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बहुत ही सम्मानजनक तरीके से संबोधित करना शुरू किया। जब उन्हें भारत का बेटा कहा तो सुनक ने उनको मुस्कुराते हुए ठीक किया। अब भारत का सन नहीं, भारत का सन इन लॉ। Former Prime Minister Rishi Sunak is not just a great son of the United Kingdom, he is also a great son of India. Son-in-law. लैमी ने सुनक की सरकार के समय एआई के क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों का जिक्र करना शुरू किया। 2023 में दुनिया का पहला एआई समिट आयोजित करने को उनकी दूरदर्शिता बताया। कहा कि जहां आपने छोड़ा था, सत्ता से आपके जाने के बाद और हमारे सत्ता में आने के बाद हमने वहाँ से पिक किया है और यहाँ तक लेकर आए हैं उसे। सुनक ने भी स्टारमर लैमी सरकार की कोशिशों को सराहा, अपने अनुभव साझा किए और आने वाले समय में आगे की राह पर भी बात की। And it's been one of the great pleasures in recent years to join former Prime Minister Rishi Sunak on our shared goal. Now, all of us here are very lucky to be living in a moment where we're seeing a general purpose technology.
a technology that's going to change every aspect, not just of our economies, but also our societies, our entire countries. And it felt to me that we needed a forum to discuss that regularly. We are able to work together and have been friends for many years. And it's been one of the great pleasures in recent years to join former Prime Minister Rishi Sunak on our shared goal to do much better both in the United Kingdom and globally. यूके हाई कमीशन के मैदान में जमा सैकड़ों की भीड़, सैकड़ों जो गणमान्य लोग थे, वो दोनों को सुन रहे थे। मैं भी सुन रहा था। सुनते सुनते सोच रहा था कि सुनक अब लैमी पे चढ़ बैठेंगे, लैमी अब सुनक को कुछ उल्टा पुल्टा सुना देंगे, लेकिन मुझे मायूसी हाथ लगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कई बार हाई कमिश्नर लिंडी कैमरन की तरफ भी देख रहा था कि वो क्या कर रही हैं। कहीं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच फंसी तो नहीं महसूस कर रही। कहीं बाद में सुनक उन पर ये आरोप तो नहीं लगा देंगे कि मिशन ने मेरे पीछे लोग छोड़ रखे थे, मैं किस किस से मिल रहा था इसकी रिपोर्ट बनाई जा रही थी, मेरा पीछा तक किया जा रहा था। इस तरह के जो आरोप हैं वो हमने सुने हैं और इसलिए मैं यहाँ इसका जिक्र कर रहा हूँ। या फिर लैमी जो कि सत्ता में हैं, लिंडी के खिलाफ अपनी सरकार के कान तो नहीं भर देंगे कि देखो कैसे एक विपक्षी नेता एक पूर्व प्रधानमंत्री को हाई कमीशन में मंच दे दिया, वो भी मेरे सामने, आदि आदि। लेकिन नहीं, हाई कमिश्नर लिंडी इस लोकतांत्रिक उत्सव के रंग में रंगी हुई थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बातचीत का जो पूरा लुत्फ है वो ले रही थी। ये सब देखकर एक भारतीय के तौर पर मुझे जलन होने लगी। साम्राज्यवादी यूके लोकतंत्र में कितना आगे निकल गया है। ये वेस्टमिंस्टर में हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में गूगल से की गई पढ़ाई नहीं थी। संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय सरकार के बीच के सामंजस्य को समझाती कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं थी। ये साक्षात सामने खड़े होकर महसूस की जाने वाली लोकतंत्र की किताब का एक पन्ना था। बेशक एक ही पन्ना था, लेकिन हाँ, एक पन्ना जिसमें सीखने को बहुत कुछ था। ये अलग बात है कि इस बीच मेरे दिमाग में बहुत सी तस्वीरें घूम रही थी अपने देश के लोकतंत्र की, अपने देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष की, अपने देश के पीएम और नेता विपक्ष की तस्वीर भी जहन में आ रही थी। और तो और अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की और मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी दिमाग में आ रही थी। उस पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर दिमाग में आ रही थी जिनको अगर सत्ता पक्ष का वश चले तो किसी कब्र से खोद कर निकाल कर चौराहे पर लटका दे और बताए कि देखो देश की आज की तमाम समस्याओं का जिम्मेदार कौन है, वो यही है और इसी की वजह से आज भी हमारी हालत ये है। लेकिन यहाँ तो पूर्व पीएम के साथ जो मौजूदा डिप्टी पीएम हैं वो एक मंच साझा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे सम्मानजनक तरीके से। भारत में मौजूदा सत्ता पक्ष के बाकी नेताओं की तो छोड़िए, खुद पीएम मोदी ने पिछले 12 सालों में संसद और संसद के बाहर न जाने कितने मौक़ों पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर इल्ज़ाम तराशी उन्होंने की है। तकरीबन हर मौके पर वे ऐसा करते हैं। एक बार तो संसद में प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस पार्टी की नेता हैं, उनको यहाँ तक बोलना पड़ा कि एक बार सत्र बुलाकर तमाम जो इल्ज़ामात हैं वो एक बार लगा लीजिए, पूरी तरह से बहस कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन लगा लीजिए और नेहरू के बारे में तमाम बातें करके फिर उनको छोड़िए और फिर आगे बढ़िए। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से सदन में है, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके ज़हन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे
एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप तो आप शांत हो जाए और हम बहस करेंगे। खैर, ये तो संसद के भीतर की बात थी। विदेशी धरती पर भी पीएम मोदी पहले के प्रधानमंत्रियों और पहले की सरकारों का माखौल उड़ाते नजर आते हैं। उनके कई ऐसे भाषण और वीडियो वायरल हैं जिनको विपक्षी पार्टी कांग्रेस दिखाती रहती है, कहती रहती है कि पीएम मोदी किस तरीके से विपक्ष का मजाक उड़ाते रहते हैं। चीन हो, दक्षिण कोरिया हो या फिर किसी और देश की धरती हो, पीएम मोदी रुकते नहीं हैं। आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपको जो यहां अवसर मिला है, वो जितना भारत के साथ जुड़ेगा, भारत को आगे बढ़ने में सुविधा बढ़ जाएगी। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है जी, अब यहां नहीं रहना है, और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। हालांकि इसी तरह के आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर लगाए जाते हैं। ऐसे कई मौके आए जब राहुल गांधी विदेश की धरती से देश की सरकार पर निशाना साधते नजर आए, हमला बोलते नजर आए और इस पर बीजेपी ने सवाल उठाए। ऐसा ही एक वाकया 2017 में अमेरिकी दौरे के दौरान हुआ, जब राहुल गांधी वहां पर थे और बर्कले यूनिवर्सिटी विजिट के दौरान तो खासतौर पे उन्होंने जो भाषण दिया या जो कुछ उसके बाद टीका टिप्पणी की, उस पर विवाद हुआ। बीजेपी ने तमाम सवाल उठाए कि देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं बाहर इस तरह की बातें करके। Ignoring India's tremendous institutional knowledge and taking ad hoc decisions is reckless and dangerous. Decisions like demonetization, which removed 86% of cash from circulation overnight and was carried out unilaterally without asking the chief economic advisor, the cabinet, or even parliament, imposes a devastating cost on India. Currently, we are not producing enough jobs. ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब सत्ताधारी बीजेपी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया और कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाए। यहाँ ये कहने का कतई मतलब नहीं है कि राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष को मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, एक दूसरे पर हमलावर नहीं होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, बल्कि मुद्दा ये है कि राजनीतिक लड़ाई होते हुए भी सत्ता पाने के लिए या सत्ता बचाए रखने के लिए लड़ते हुए भी कैसे शालीनता बरती जाए, कैसे एक दूसरे का सम्मान किया जाए, कैसे एक दूसरे की उपलब्धियों को रिकॉग्नाइज कर आगे बढ़ा जाए और कैसे एक दूसरे की गलतियों से सीख कर उससे सबक ली जाए। ये नहीं कि पिछले 70 सालों में कुछ हुआ ही नहीं। नेहरू ने तो देश तबाह कर दिया, बेच दिया। इंदिरा गांधी से लेकर मोरारजी देसाई तक और राजीव गांधी से लेकर वाजपेयी तक हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में देश ने कुछ न कुछ प्रगति की है, तरक्की की है, देश आगे बढ़ा है। स्पीड की बात हो सकती है। मनमोहन सिंह के समय में भी कई झंडे गाड़े गए, लेकिन सबको भुला दो, बस 2014 के बाद ही सब कुछ शुरू मानो। सत्ता पक्ष भी ये जिद पाले रहती है, उसकी ये जिद लगातार नज़र आती रहती है। यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश में वो रहती है, तो विपक्ष भी कभी मोदी सरकार की किसी उपलब्धि को उपलब्धि मानने को तैयार नहीं। और वो माने भी क्यों, जब 2014 में सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद ही मंगलयान उड़ाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरह से अपनी सरकार अपने ऊपर ले लिया, जबकि काम यूपीए सरकार के ज़माने में ही शुरू हुआ था। 2008 से लेकर 2012 तक का एक सिलसिला है, 12 के बाद शुरू हुआ और 14 में बनकर तैयार हुआ और तेज़ी से ये काम आगे बढ़ा था।
और इसी तरह कश्मीर में रेल पहुंचाने का श्रेय मोदी ही ले लें, जबकि काम तो वाजपेयी जी के ज़माने में एक्टिव तौर पे शुरू हुआ और मनमोहन सिंह सरकार के ज़माने में भी इस पर काफ़ी काम आगे बढ़ा। कई टनल बने, कई जो रेल खंड हैं वो उनके ज़माने में ही बन गया। विकास के ऐसे अनेक उदाहरण हो सकते हैं। पॉइंट की बात यहाँ ये है कि हमारा मकसद ये बताने की है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो तू मैं और गाली गलौज में बदल कर रह गया है। राष्ट्रवाद के चिलम में धर्म की अफीम ने इसे और बहका दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की कोई बात, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं, लिहाजा विपक्ष की निगाह में भी सत्ता पक्ष का कोई सम्मान नहीं है। खैर, इस पर बहुत कागज कार्य किए जा सकते हैं, बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन वापस लौटकर यूके हाई कमीशन के उस मैदान में चलते हैं जहां हुआ सत्ता पक्ष और विपक्ष का संवाद एक अलग छाप छोड़ गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूके की संसद में या सड़कों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लड़ाई नहीं होती है, बहस नहीं होती है और जमकर होती है, मुद्दों पर होती है। बहुत वाद विवाद होता है और बीच का रास्ता निकालने की बात भी जो है होती है, लेकिन विवाद के बीच भी संवाद बना रहता है, संवाद बनाकर रखा जाता है, सम्मान बनाकर रखा जाता है। ये मंच इसकी बानगी भर थी। हमारे नेताओं को इससे सीखने की ज़रूरत है, नहीं तो छवि खराब की रट लगाते रह जाएंगे और छवि नहीं सुधरेगी, बिगड़ती चली जाएगी। वैसे सीखने को तो दुनिया में बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ है, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। हमारा ये पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट कर भी बता सकते हैं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन जो है वो भी ऑन कीजिए। फ़िलहाल नमस्कार।